हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज 10th आईसीएसई और 12th आईएससी बोर्ड्स के बच्चों को हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास का कोर्स एनसीईआरटी का नहीं आईसीएसई बोर्ड का चल रहा है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टीज लेकर एक शानदार टीम, बहुत क्वालिफाइड और कई वर्षों का अनुभव लिए बहुत ही अच्छे टीचर्स आपको बहुत कम समय में रिवीजन के टाइम में पूरा का पूरा कोर्स एग्जॉस्टिवली पढ़ाएंगे और कोर्स पढ़ाने के बाद हर चैप्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगवाएंगे। कोर्स ऐसे पढ़ाया जाएगा, इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा पेपर में आएगा। जैसे हम पढ़ाएंगे क्लास के दौरान ही आपको टॉपिक्स याद हो जाएंगे और सारे के सारे चैप्टर्स आपको अच्छी तरह थ्योरी भी याद हो जाएगी। प्रॉब्लम सेशंस में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स करके जिस तरह की प्रॉब्लम्स, जिस लैंग्वेज में प्रॉब्लम आप एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, हम वैसे क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। जैसे जब एग्जाम होगा तो आप पाएंगे कि अपने लेक्चर्स बहुत काम आए। जो हमें फॉलो करेगा पूरे मार्क्स लाने की पूरी उम्मीद उसकी रहेगी। फिलहाल क्लास 10th का कोर्स चल रहा है, हम डिटेल्ड चैप्टर्स कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 4th चैप्टर काम कर रहा था हमारा। आज का जो एजेंडा है वो है टीआईआर इन प्रिज्म। टीआईआर का कॉन्सेप्ट सीख चुके थे, प्रिज्म से डेविएशन भी देख लिया था, मिनिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन के केसेस भी देख लिए थे और मिनिमम डेविएशन का ग्राफ भी देख लिया था। आज प्रिज्म में टीआईआर कराना था और एक एडिशनल टॉपिक आज हम लेंगे और उसे बोलेंगे बेटा डिस्पर्जन। क्या होता है डिस्पर्जन बाद में देखेंगे, पहले प्रिज्म से टीआईआर। आप देखें एक लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, वो यहाँ फॉल कर रही है, आगे का हिस्सा ब्राइट नहीं है, यानी लाइट आगे नहीं गई और ये रेड कलर का स्पॉट आप देख पा रहे हैं और लाइट इस तरह से बाहर निकल जा रही है। और आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये वो सरफेस है जिस सरफेस पर लाइट फॉल तो कर रही है लेकिन रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, बाहर एयर में नहीं आ रही है बल्कि रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और इसी तरह के रिफ्लेक्शन को जो कि ट्रांसपेरेंट बाउंड्री से होता है हम कहते हैं कि टीआईआर हो रहा है। प्रिज्म में ऐसा होगा तो हम कहेंगे टीआईआर प्रिज्म में हो रहा है। कुछ बेसिक रे डायग्राम्स एक्सेट्रा हमारे पेपर में पूछे जाते हैं तो हम वही करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारे कोर्स में 2-3 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रिज्म है ये और ये इक्विलेटरल प्रिज्म है और इक्विलेटरल प्रिज्म का अर्थ है कि हम 60 डिग्रीज के एंगल के प्रिज्म को ले रहे हैं। हम कहेंगे ये इक्विलेटरल प्रिज्म। ध्यान में अब देखिएगा बच्चों क्या कर रहे हैं। अब जानबूझकर एक रे फॉल कराई जाएगी। हम चीजों को सिंपल रखने के लिए बेटा क्या करेंगे, जो पहली सरफेस है इस पर रे को इंसिडेंट कराएंगे परपेंडिकुलर। कारण क्या है, परपेंडिकुलर वाली रे में कोई डेविएशन नहीं होगा, रे सीधी ही आ जाएगी। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा? पहली बात तो ये कि जब ये ग्लास में जा रही है, अब ग्लास में जाते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि रेयरर टू डेंसर है और रेयरर टू डेंसर होने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे टीआईआर का कॉन्सेप्ट नहीं है, टीआईआर का कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो यहां से एंगल आसानी से निकल जाए इसके लिए वहां पर उसे डेविएट कराना नहीं चाहते, कोई डेविएशन उसमें देखना नहीं चाहते। इस वजह से परपेंडिकुलर रे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे। आप देखिएगा कि अगर मैं ग्लास की बातें कर रहा हूं जानबूझकर, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप क्रिटिकल एंगल को देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 48 डिग्रीज निकलेगा, सॉरी 42 डिग्रीज। वाटर के लिए 48 डिग्रीज, 42 डिग्रीज निकलेगा, 41 पॉइंट समथिंग, 42 पकड़ के चलते हैं। यानी अगर प्रिज्म से बाहर आती हुई लाइट 42 डिग्री से बड़े एंगल पर इंसिडेंस होती है तो डेंसर टू रेयर के केस में क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल का इंसिडेंस हो जाएगा और टीआईआर हो जाएगा। तो हम ऐसे केसेस बनाना चाहते हैं जिसमें यही वाला जो हमारा डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। देखिए कि पहली सरफेस पे हमने रे को परपेंडिकुलर फॉल कराया, ये रे आई, ये रे आई।
आप पाएंगे कि यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए, और नॉर्मल आपने ड्रॉ भी किया। देखिएगा ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल 30 बच रहा है। 60 30 90 90 90 180, ट्रायंगल के अंदर का सम 180। ये नॉर्मल है आपके लिए, और क्योंकि ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो टोटल एंगल बन रहा है बच्चों वो 90 डिग्री का है। तो लॉजिकली ये जो एंगल बचा ये 60 डिग्री का बच रहा हो। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए 60 डिग्री नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर गलती से क्रिटिकल एंगल से ऊपर पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि TIR होना तय है। तो जब TIR होना तय है तो इसका मतलब TIR कराइए साहब। यहां से आपने TIR कराया, आपको मजा आया TIR कराने में। उस TIR में कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। क्या कि अगर TIR हो रहा है तो रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन के लॉस को बेटा पूरी तरह फॉलो करेगा, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो मैं इसे I बोल देता हूं और इसे R बोल देता हूं। तो ये एंगल जो बचेगा वो कितना होगा बेटा 30 डिग्री। तो लॉजिकली यहाँ एंगल कितना बचेगा 90 डिग्री। अब ये सब कैसे बोलते जा रहे हैं, नॉर्मल के साथ सरफेस से 90 डिग्री एंगल होता है, ऊपर 60 तुम I इक्वल टू R से बोल चुके हो, तो बचा कितना 30 30 और 60 90, तो ट्रायंगल के अंदर का सम कितना होता है 180। 90 तुम बोल चुके हो तो बचा कितना 90। और अगर कोई रे सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल करती है तो उससे घुमाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, वो रे सीधी ही चली जाएगी, और इस प्रकार से रे चली जाती है। देखिए बेटा ये इंसिडेंट रे है, मैं इंसिडेंट पाथ लिख देता हूं। इंसिडेंट पाथ का क्या मतलब है, अगर रे में प्रिज्म ना होता तो सीधी ही आती। तो ध्यान से देखिएगा ये अगर एंगल 30 है तो वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से ये भी एंगल 30। इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग नाम दिया करते थे एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिएगा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। वी विल कॉल इट एज डेल्टा। ये डेविएशन है, और डेविएशन का एंगल कितना निकल कर आया बेटा 60 डिग्री। तो हम यहां क्या कहेंगे, हम कहेंगे रे डेविएट्स बाय 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट कि रे का डेविएशन जो है वो 60 डिग्री से हो रहा है। तो अब कोई कहे कि तुम्हें ऐसा प्रिज्म लेना है जिसमें TIR भी होना चाहिए और रे का ओवरऑल डेविएशन 60 डिग्री का होना चाहिए, तो तुम्हारे पास एक केस है। तो ये याद रखना क्या जरूरी है, जवाब है हाँ जरूरी है, क्योंकि पूछा ही इस तरह जाएगा, कहा जाएगा ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द केस इन व्हिच रे सफर्स TIR इन प्रिज्म एंड द रे डेविएट्स थ्रू 60 डिग्रीज। अच्छा मतलब ये बनाना पड़ेगा, तो डेविएशन याद रखना है। हाँ ये इक्विलेटरल प्रिज्म हो गया। देयर आफ्टर हमारे पास एक दूसरी प्रजाति का प्रिज्म है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। ये प्रिज्म, अब इस प्रिज्म में देखें कि मैंने एक एंगल 90 डिग्री लिया है, ऊपर का एंगल 45 लिया है, और नीचे का एंगल भी 45 लिया है। इसका अर्थ ये है कि ये और ये साइड्स मैंने बराबर लिए, तभी तो एंगल बराबर हो रहे हैं। और फिर से वही है कि जो प्रिज्म है बेटा वो ग्लास का है, और क्योंकि प्रिज्म ग्लास का है इस वजह से जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 42 या इससे कम ही है। अच्छा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बेटा हम लोग 3/2 कंसीडर करके चल रहे हैं। क्या होगा इसमें, कोई रे डाली जाएगी, तो मानिए कि आपने ऐसे रेस में इंसिडेंट कराई, ठीक। अब जो ये रे इस पर इंसिडेंट हो रही है तो लॉजिकली पहली सरफेस पे तो वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली रे तो कभी मुड़ती है नहीं, तो सीधी चली गई, इस वजह से ऐसा सीधा डाल दिया हमने रे को। और ध्यान रखिएगा फर्स्ट रे पर पहली वाली सरफेस पे परपेंडिकुलर डालने का लॉजिक यही है कि सेकंड सरफेस पे एंगल्स आसानी से मिले, और ये रिफ्रैक्टेड रे आगे आ गई।
अब यहाँ से रे डेंसर से रेयर जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो चेक करना पड़ेगा कि TIR तो नहीं हो रहा, क्रिटिकल एंगल का केस तो नहीं है, ग्रेजिंग तो नहीं हो रही। तो एक काम करो, नॉर्मल डालो, क्योंकि नॉर्मल से ही तो पता कर पाओगे ना कि सीन क्या है। तो तुमने नॉर्मल डाला। अब नॉर्मल जो है वो तो नॉर्मल है और वो तो 90 का एंगल बनाता है, ये 90 ये 45, तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ बचा 45, 45 45 90 90 90 180। अच्छा, अब अगर मैं ये देखूं कि सरफेस से नॉर्मल का एंगल कितना होता है, तो आप कहोगे 90 होता है, उसमें से कितना तुमने खत्म कर दिया 45, तो ये कितना बचा बेटा 45, जैसा आपको समझ में आ रहा है। अरे 45 तो 42 से बड़ा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिटिकल एंगल तो सिर्फ 42 का है और हमारे पास इंसिडेंस का एंगल देखो तो 45 का है। नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो इंसिडेंस का एंगल होता है, तो लॉजिकली TIR होने वाला है, और TIR होने वाला है तो इसका अर्थ ये है कि I इक्वल टू R वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो दुनिया अगर I इक्वल टू R वाला कॉन्सेप्ट तुमसे यूज करवा रही है तो तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि I अगर 45 है तो R को भी 45 ही होना पड़ेगा। ये वैल्यू I की है और ये वैल्यू R की है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिए। अब ये रे यहाँ पर आ चुकी है, जो रे आ रही है तो लॉजिकली इस तरह से उसमें एरो बना लीजिए। अब क्या करें, अगर ये 45 है तो बचा एंगल भी 45 है। सर 45 कैसे, अबे नॉर्मल से 90 होता था ना, 45 निकाल दे तो बचा कितना 45, ये 45 ये 45 मिला के कितना 90, तो बचा कितना 90। अरे सर ये सरफेस पे तो परपेंडिकुलर हो गई, और तुम अभी अभी पढ़कर आए और तुम्हें पता भी है कि अगर कोई रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो दुनिया में उसे घुमाने वाला कोई नहीं। क्या होगा, वो रे सीधी अनडेविएटेड चली जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ब्रेक हो गई लाइन और ये सीधी चली गई। तो अगर आप इसको बहुत इत्मीनान से देखें मेरी बात को, तो आप पाएंगे कि इस रे को सीधा जाना था, ये रे तो कहीं और भागना ही नहीं चाहती थी, ये रे तो सीधा जाना चाहती थी और ये रे नीचे आ गई। इसका मतलब अगर मैं इस रे में डेविएशन देखूं डेल्टा, तो वो तो 90 डिग्री का है। तुम कहोगे हाँ, तो हम कहेंगे रे deviates by 90 degrees, 90 डिग्री से रे डेविएट होती है, ठीक है, अच्छी बात है। आइए अगले में देखिए, यहां से आप, मैं कह रहा हूं कि कुछ और ना करें, इसी के पैरेलल एक रे कंसीडर कर लें। हम क्यों पैरेलल मान रहे हैं, मान लो पैरेलल, क्या बुराई है, 2 मिनट के लिए सोचो तो सही। तो पैरेलल वाली रे जैसी आई, सारे एंगल्स के केस आइडेंटिकल रहेंगे क्योंकि रेस को तो तुम पैरेलल मान रहे हो, तो वैसा ही रिफ्रैक्शन होने वाला है, वैसा ही TIR होने वाला है जैसा फर्स्ट केस में हुआ था। तो आपको एक रे जो दूसरी है वो भी ऐसी ही मिलेगी। तो ये इंसिडेंस की रे, ये रिफ्रैक्टेड वाली, ये वो रे जो TIR करके आई है, और ये जो इमर्जेंट रे बाहर निकल गई है। तुमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से देखना, तुम्हें यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, उस इमेज का कुछ नाम है A और B, पैर को A और सर को B। A वाली रे आगे हो गई और B वाली रे इधर हो गई, तो इसका मतलब जो इसकी इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है, ये है A प्राइम, ये है B प्राइम। तो आपको क्या पता चला कि खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है और उसकी लेटी हुई इमेज है, और लेटा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी खड़ी हुई इमेज है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकल रखा हुआ था तो यहां से देखने पर इसकी इमेज लेटी हुई नजर आएगी, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी। तो ना सिर्फ रे डेविएट हो गई 90 डिग्री से, वी कैन से image is rotated by 90 degrees। इमेज भी 90 डिग्री से रोटेट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, यानी अगर इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करना है तो इस तरह का प्रिज्म चाहिए और ऐसा केस चाहिए। अच्छा, और बताइए इसी का केस लो, हाँ अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, इस प्रिज्म को, इंपॉर्टेंट है प्रिज्म। ये प्रिज्म बनाया बेटा आपने, जानबूझ के कहा कि ये 90 डिग्री है और इधर का एंगल बेटा आपने बोला 45 डिग्री है, और ये एंगल भी आपने कहा कि 45 डिग्री है। इस बार जो रे है उसे आप परपेंडिकुलर फॉल करा रहे हो। किस पे करा रहे हो, हाइपोटेन्यूज पे करा रहे हो। अच्छा, अभी तक बेस पे करा रहे थे, अब हाइपो पे करा रहे हैं। हाँ, उसके बाद मैं सबसे पहले तो इसका केस आपको दिखा दूं, देयर आफ्टर हम लोग इस पे दूसरी बातें करेंगे।
भैया यहाँ से नॉर्मल डाल के चेक कर लो कि TIR हो रहा है कि पहले TIR क्यों नहीं चेक किया था? रेयरर टू डेंसर आ रही थी, TIR का केस नहीं है। डेंसर टू रेयरर जा रही है, TIR हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो ये जो लाल वाली लाइन है इसे नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर इंसिडेंस कराया मतलब ये 90, ये 45, तो बचा कितना? 45। सर ये बचा कैसे निकाल रहे हैं? वही ये मिला के ट्रायंगल के अंदर कितना होता है? 180, तो बचा हुआ एंगल निकाल लेंगे। नॉर्मल के साथ टोटल एंगल कितना बनता है सर? 90। तो अगर नॉर्मल के साथ टोटल एंगल बनता है 90, तो लॉजिकली ये बचा हुआ एंगल भी कितना है? 45। क्योंकि 90 में से 45 तो तुम पहले ही खत्म कर चुके हो। अबे 45, और ये जो प्रिज्म है इसको तो तुम ग्लास का ले रहे हो, नीचे लिख देता हूं, इसको तो तुम ग्लास का ले रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 3/2 है, तो क्रिटिकल एंगल तो हम वही पकड़ के चल रहे हैं 42 डिग्रीज। और अगर क्रिटिकल एंगल 42 डिग्रीज है तो इसका अर्थ ये है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ गया ना यार, 45 हो गया। 45 हो गया तो TIR हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। तो अगर TIR हुआ तो इसका मतलब इस रे को रिफ्लेक्ट कराइए। तुमने रिफ्लेक्ट कराया, और इस एंगल को भी कितना बोला बेटा? 45, और इस एंगल को भी कितना बोला बेटा? 45। 90 को दो पार्ट्स में तोड़ लिया ना, तो 45 ये 90, तो बचा भी कितना? 45। सर यहाँ भी TIR हो सकता है, कैसे हो सकता है जरा बताना। नॉर्मल तो ड्रॉ करो, देखना नॉर्मल को बड़े ध्यान से, खास चीज है ये नॉर्मल। अब तो मेरी बात को देखना, ये एंगल कितना बचा? 45। तुम कहोगे 45 कैसे? अबे नॉर्मल है ना भाई ये, तो नॉर्मल के साथ सरफेस कितना एंगल बनाएगी? 90, और 45 तुम पहले खत्म कर चुके हो, तो बचा कितना? 45, और वो फिर से क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे TIR होगा। और जब इधर TIR होना है तो फिर से रिफ्लेक्ट करा दीजिए इसे। और जब तुम इसे रिफ्लेक्ट कराओगे तो रिफ्लेक्ट कराने पे तुम क्या कहोगे कि ये एंगल भी कितना बेटा? 45, तो नीचे भी कितना बेटा? 45, 45, 45, तो बचा कितना? 90, तो बचा 90 का मतलब परपेंडिकुलर। जी हाँ परपेंडिकुलर, निकाल दीजिए आगे। अरे सर आने वाली रे भी परपेंडिकुलर और जाने वाली रे भी परपेंडिकुलर। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे है और जो वापस जाती हुई इमर्जेंट रे है, ये आपस में एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में पैरेलल है, और ऑपोजिट डायरेक्शंस में उसे ही एंटी पैरेलल बोलते हैं। ये तो रे का 180 डिग्री रोटेट हो जाना है, तो रे डेविएट्स बाय 180 डिग्रीज, 180 डिग्री का डेविएशन। अगर 180 डिग्री का डेविएशन है तो इसे कैसे समझ रहे हो? देखो, हम इस तरफ जा रहे थे, हम इस तरफ आ रहे हैं, कितना मुड़े? वापस मुड़े, ये तो 180 डिग्री टर्न है। जवाब है हाँ 180 डिग्री टर्न है। कैसे पता? पहली बार में जब TIR हुआ तो यहाँ पे जो डेल्टा 1 था वो भी 90 डिग्री था, और दूसरी बार जब TIR इस सरफेस पे हुआ तो यहाँ जो डेल्टा 2 था वो भी 90 डिग्री था, और दोनों को जोड़ दिया गया तो टोटल कितना आया? 180 डिग्री। अच्छा, अब मैं पैरेलल रेस का कांसेप्ट में बोल रहा हूँ कि जो रे आ रही थी उसी के पैरेलल एक दूसरी रे कंसीडर कर लो, तो वो सेम टू सेम वही रिफ्रैक्शन TIR एंगल्स बेयर करेगी जो इंसिडेंट रे पहली वाली ने किया, क्योंकि पैरेलल है तो ज्योमेट्री सेम है, इस वजह से रे डायग्राम आइडेंटिकल बनेगा। तो ये सेकंड रे हो गई, तो सेकंड रे ऐसे बना लिया आपने। इस प्रकार से, और आप पा रहे हैं कि बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज बेटा ऐसे बन रही है। कहोगे ऐसा कैसे हो गया? बहुत ध्यान से देखना, ये A है, ये B है, ये A प्राइम है, ये B प्राइम है। A वाली नीचे वाली रही, ये चली नीचे से आई और ये ऊपर हो गई, और B ऊपर वाली है, ये और ये देखो आ गया ना, तो वो B वाली इमेज यहाँ आ गई और A वाली इमेज यहाँ आ गई, यानी इमेज 180 डिग्री रोटेट हो गई। ऑब्जेक्ट वैसे रखा था, इमेज फ्लिप हो गई, यानी इमेज रोटेटेड बाय 180 डिग्री। मैं इसी डायग्राम को दूसरी तरह से दिखाना चाहता हूं, इसको फ्लिप करके। तो फ्लिप करके कैसे दिखा सकते हैं? दिखाते हैं आपको, अच्छा लगेगा देखकर। देखिए, ठीक, ये है डायग्राम। अब बहुत ध्यान से इसे देखना।
कि ये इधर गया, ठीक ऐसे, और फिर ये रोड यहां रिफ्लेक्ट हुआ और फिर यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो कोई दूसरी ले लो जो इसके पैरेलल हो, वो यहां से रिफ्लेक्ट कराओ, और एक यहां निकालो। अब देखो भाई बहुत ध्यान से, वही डायग्राम है, ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज ऐसे। देखो भैया ये ए और ये बी, ये ए प्राइम और ये बी प्राइम। बी वाली रे देखो ये चली और इधर आ गई। ए वाली रे देखो ये चली ऊपर चली और ये आ गई। इमेज रोटेट हो गई 180 डिग्री से, नॉर्थ टू साउथ, और इमेज साउथ टू नॉर्थ, उल्टी हो गई इमेज। तो 180 डिग्री रोटेशन ऑफ इमेज के लिए आप ये केस बनाते हैं जो मैंने बना के दिखाया। तो आप दिमाग में रखिएगा ये डायग्राम्स कैसे बन रहे हैं और इन्हें बनाकर दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और केस आता है और वो केस क्या है वो दिखाते हैं। एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म में एक एंगल बेटा 90 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल बेटा 30 डिग्री का है। तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि इसमें इस पेयर से जिस दो सरफेसेस से 30 का एंगल बन रहा है यहां TIR नहीं होगा, ठीक, नो TIR। मतलब इन दो सरफेस से नहीं होगा तो सिर्फ यहां से होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इन दो सरफेस पे अगर इंसिडेंस होता है तो TIR नहीं होगा, इन दो सरफेस पे इंसिडेंस होता है तो TIR होगा, मतलब यहां पे TIR होगा। समझे मेरी बात? ये ट्रिक है याद रखने की। कॉन्सेप्ट कैसे है वो मैं अभी समझाता हूं आपको। आइडेंटिकल रे डायग्राम आप यहां पे चिपका लीजिए, ये, और एक आइडेंटिकल यहां भी चिपका लीजिए। और फिर वही कहानी, इसको भी आप 60 लिखिए, इसको आप 90 लिखिए, इसको आप 30 लिखिए, यहां भी बेटा वही है, इससे आप 90 लिखिए, इससे आप 60 लिखिए, इससे आप 30 लिखिए। मैं आपको पहले तो TIR के केसेस बना के दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं TIR कहां कहां नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम TIR के केसेस देखने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि इन दो सरफेस पे अगर इंसिडेंस होता है जिनसे 60 बन रहा है तो यहाँ TIR होगा, तो हम बेस से परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। बेस से अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली तो यहाँ से ये 90 डिग्री। तो लॉजिकली अब चर्चा नॉर्मल की होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ही डिसाइड करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या छोटा। तो देखो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, 60 है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से 30 बच रहा है। नॉर्मल क्योंकि खुद परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल नाम देते हैं तो एंगल 90, 30 तुमने खत्म कर दिया तो ये कितना बचा 60। नॉर्मल के साथ नापे गए एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम देते हो, इस वजह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो गया। अगर दुनिया वालों ने क्रिटिकल एंगल फिर से वही 42 पुराना वाला बोल रखा है तो तुम ये एंश्योर कर पाओगे कि क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंस कराया जा रहा है। और अगर इस बार क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंस हो गया तो चमत्कार हो गया TIR। आओ देखो बेटा TIR करा के देखते हैं। TIR होगा तो ये रे रिफ्लेक्ट होगी, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल पर इंसिडेंस है उतने ही एंगल पर बेटा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक, जितने एंगल पर इंसिडेंस है उतने एंगल पर रिफ्लेक्शन होगा। तो नॉर्मल से अगर मैं ये एंगल नापूंगा तो ये भी 60 ही मिलेगा, इसे तुम रिफ्लेक्शन का एंगल बोलोगे। सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं थोड़ा और छोटा करता हूं इससे। यहाँ अगर तुम एंगल देखोगे तो बच्चा 30 बचेगा। बच्चे पूछेंगे क्यों, तो मैं कहूँगा देखिए रेड वाला 90 है कि नहीं, रेड वाला नॉर्मल है, 60 तुमने हटा दिया तो बचा कितना 30, तो ऊपर भी 30, ऊपर 30 तो ये पूरा एंगल कितना बेटा 120। अच्छा अगर ये एंगल 120 तो नॉर्मल कितना होता है सर? नॉर्मल तो 90 होता है, और नॉर्मल अगर 90 है और टोटल एंगल को अगर तुम ध्यान दे रहे हो
और 120, तो ये कितना बच रहा है सर? 30 बच रहा है। अगर ये 30 बच रहा है तो ये तो क्रिटिकल एंगल से कम का एंगल है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो तुमने 42 पकड़ रखा है। अगर ये 42 पकड़ा, इसका मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे बेंड हो जाएगी, TIR नहीं होगा। ये कैसे पता आपको? अरे छोटी सी बात है यार, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल सारा बड़ा है, वो तो 42 है और हमारा एंगल तो 30 है, यानी एक सरफेस पे TIR होगा और यहां पे TIR नहीं होगा। अच्छा, तो एक काम करो, इस बार ना इस पर परपेंडिकुलर बनाओ, ये पहली वाली जो हाइपोटेन्यूज है ना, इस पर बनाओ परपेंडिकुलर, और यहां से देखो TIR होता है या नहीं होता है। ठीक है, बना तो क्या दिक्कत है। फिर से देखना, इन्हीं दोनों सरफेस पे इंसिडेंस हो रहा है, इन दो सरफेस से 60 बन रहा है, तो TIR होना तय है। देखो कैसे तय है, ध्यान से देखना, ये 60 90, तो बचा कितना? 30। ट्रायंगल के अंदर की बात हो रही है। अब ये नॉर्मल 90 बनाता है, 30 निकाल दिया तो बचा कितना? 60। तो TIR करेगा नहीं करेगा? करेगा। TIR करेगा तो उतने ही एंगल पे निकालोगे बेटा जितने एंगल पे आए थे। तो ये एंगल तो I के बराबर है और ये एंगल R के बराबर है, I = R, तो ये भी 60। सर अगर ये 60 तो बचेगा कितना? बचेगा बेटा 30 बचेगा, ये 90, तो यहाँ कितना? ये तो सर 60। समझ पा रहे हो ना 60 कैसे? वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी 180 वाली, नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल तो सर 90 बनाता है, 60 खत्म कर चुके हो, ये 60 हो चुका है, तो बचा कितना? 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस है? 30। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगेन आप देखिए, क्रिटिकल एंगल कितना है? 42, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30, यानी TIR नहीं होने वाला। अब की बार जो हमारी रे है, शुद्ध सात्विक रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, रे निकल जाएगी। हर बार जब आप रे बनाएं तो इंश्योर करें कि आपने एरो मार्क किए हैं, इससे ये पता लगाया जा सके कि लाइट को आपने कहां से कहां जाते हुए दर्शाया है। हालांकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में कि ऊपर से आएगी तो भी यही केस होगा, नीचे से जाएगी तब भी यही केस होगा। वी हैव गॉट 2 केसेस जिनमें TIR होता है, मगर अब मैं वो केसेस दिखाऊंगा जिनमें TIR नहीं होता। जैसे इन दो सरफेसेस जिनसे 30 बन रहा है, इन पर अगर इंसिडेंस कराया जाएगा तो बात नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी वो देखना। मान लो यहां से इंसिडेंस कराया, अगर यहां इंसिडेंस कराया तो दिस इज 90 डिग्रीज। एरो मार्क करिए, एरो मार्क करना बिल्कुल विशुद्ध जरूरी है। तो ये 90, ये 30, तो बच कितना रहा है बेटा? 60। और अगर 60 बचा तो जब आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और पूछेंगे कि बचा हुआ एंगल कितना है, तो आप नॉर्मल की प्रॉपर्टी से बताएंगे कि 90 में से 60 आप लिख चुके थे, तो बचा कितना? 30। नॉर्मल के साथ नापा गया एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो जब वो नॉर्मल के साथ नापा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, वो तो हमारे क्रिटिकल एंगल से छोटा है, और क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इस वजह से हम ये इंश्योर करेंगे कि लाइट रुकेगी नहीं, TIR नहीं करेगी, आगे चली जाएगी। और लाइट जब आगे जाने को तैयार है तो इसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड़ देना चाहिए। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही क्यों मोड़ रहे हैं? क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है यार, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही मोड़ेगी। एरो बना दीजिए, खेला खत्म। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और भी कुछ है आपके पास? बहुत सारा। एक रे लेते हैं, परपेंडिकुलर फॉल कराते हैं हाइपो पे, और हाइपो पे परपेंडिकुलर फॉल कराने के बाद बेस पे नहीं गिराते हैं, उसे परपेंडिकुलर पे गिराते हैं। और कुल मिला के कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिनसे 30 बन रहा है एंगल, इन दो सरफेसेस पे इंसिडेंस कराना है। तो पहली सरफेस पे तुमने 90 डिग्री का एंगल इंसिडेंस कराया, ये ऐसे 90 डिग्री का इंसिडेंस नहीं, बेसिकली सरफेस पे 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है, और ये इंसिडेंस की रे है। अब इसमें ये नॉर्मल, तो भैया क्या किया जाए? आप इस बड़े ट्रायंगल को देखिएगा तो आपको फीलिंग आएगी। ध्यान सुनना, ये ट्रायंगल दिख रहा है? देखना, ये ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री से ऊपर 30, तो 90 30 कितना हो गया? 120। तो बचा कितना? 60। वही ट्रायंगल की 180 की प्रॉपर्टी। नॉर्मल के साथ यहां कितना बच रहा है? सर 30 बच रहा है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे ट्रायंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 42 से कम हो गया,
और 42 से कम होने का मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, और जो एंगल क्रिटिकल से कम है वो महामूर्ख एंगल है, वो TIR नहीं कराएगा, वो रिफ्रैक्शन कराएगा, ये आगे चली जाएगी। एंड वी हैव गॉट 4 केसेस जिनमें इन दो सरफेसेस पर जब रे गिरती है तो TIR हो जाता है, सॉरी नहीं होता, इन दो सरफेसेस पर रे गिरती है तो TIR होता है, चाहे नीचे से आए चाहे सामने से आए। 4 रे डायग्राम्स हैं, मैंने 3 प्रिज्म में 4 डायग्राम्स बनाए, ये चारों डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। ये केसेस हैं TIR के केसेस हैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म में जो TIR के केसेस हैं वो यही हैं, आप इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए, एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे तो देखते देखते दिमाग में बस जाएगा कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है, नॉर्मल कैसे सोचा गया है एंड ऑल। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो मानकर चलिए यही क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पेपर में आते हैं। अच्छा तो यहाँ TIR है, हाँ TIR है, यहाँ TIR है, हाँ TIR है, वहां TIR है ना, ना TIR नहीं है, क्या बात है। अब क्या है, अब अगला एजेंडा वो है डिस्पर्जन। ये एक प्रिज्म है, इसमें लाइट आती है और लाइट आती है और फैल जाती है। सर पिछले टर्म पे प्रिज्म पढ़ा था तब तो लाइट नहीं फैल रही थी, अभी भी पढ़ा है लाइट नहीं फैली। अभी तक प्रिज्म से जो लाइट हम ले रहे थे वो मोनोक्रोमैटिक थी, एक वेवलेंथ थी। अब की बार जो चर्चा है वो किसकी है बेटा, व्हाइट लाइट की। और हम सबको पता है कि व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स क्या होते हैं, सब जानते हैं कि वो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, वो कॉम्बिनेशन मिला करके व्हाइट लाइट बनती है। और जब आप किसी मीडियम में प्रिज्म में ऐसी लाइट डालते हो, ये व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है और टूटने के बाद आपको इस तरह का अलग 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 कलर्स नजर आते हैं। और ये अलग अलग कलर्स का नजर आना, व्हाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, ये फिनोमेना कहलाता है डिस्पर्जन। क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। अब दूसरे भी देख लीजिए, ये एक दूसरे एंगल से आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाइट लाइट आ रही है और जैसे इस प्रिज्म पे पड़ती है और वो अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो क्या है डिस्पर्जन, यही है डिस्पर्जन जो अभी आपको बताया, दिखाया, फोटो दिखाई। क्यों है डिस्पर्जन, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या चीज है, डिस्पर्जन वो समझो। मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। splitting of white light into its constituent colors। व्हाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाना, स्प्लिट हो जाना, अलग अलग हो जाना कहलाता है डिस्पर्जन। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, टूट गया, वो दिख भी रहा था, प्रिज्म में डालते ही कलर निकल आए थे, उस कॉज क्या है, क्यों हो रहा है, ये तमाशा क्यों है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। क्यों होता है डिस्पर्जन, क्यों के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि लाइट मुड़ क्यों रही है। लाइट मुड़ इसलिए रही है, बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब कोई एक लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है। वैक्यूम में जो 7 कलर्स है लाइट के, जितना वेवलेंथ का रेंज है, उन सबकी स्पीड सेम होती है। वैक्यूम में हम एयर भी मान सकते हैं, स्पीड सेम रहती है। लेकिन जब किसी मीडियम में जाते हैं, सच एज वाटर, सच एज ग्लास, सच एज रूबी, डायमंड, कैरोसिन एक्सेट्रा, कहीं भी किसी दूसरे मीडियम में जाने पर ये सातों के 7 कलर्स की जो वेवलेंथ्स हैं, इनकी स्पीड बराबर नहीं रहती। रेड की स्पीड में सबसे कम चेंज आता है, वॉयलेट की स्पीड में सबसे ज्यादा चेंज आता है। तो वॉयलेट की स्पीड कम हो जाती है और रेड की स्पीड उतनी कम नहीं होती। तो जितना ज्यादा चेंज आएगा स्पीड में, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगी। अब अगर सारे कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया तो बेंडिंग भी अलग अलग हो जाएगी, और आती हुई रे अगर अलग अलग अमाउंट से बेंड होती है तो वो स्प्लिट होती दिखाई देने लग जाएंगी। दिस इज व्हाट इज वी कॉल एज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन।
तो सबसे पहली चीज डिस्पर्जन के कॉज में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल not also depends on the material but also depends on wavelength, और वेवलेंथ की वजह से आपको कलर्स दिखाई देते हैं, कलर ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ्स है तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। अच्छा, आप एक बात को ध्यान रखिएगा, speed of each color of light, कलर का मतलब अलग अलग वेवलेंथ से, in vacuum is same। वैक्यूम में सभी कलर्स की स्पीड सेम रहती है, बट इन मीडियम, बट इन अदर मीडियम speed of all colors is not same, जिसकी वजह से refractive index of each color for same material is different। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही मटेरियल का, ग्लास का ही अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है। ये जो मैं थ्योरी लिख रहा हूं ये कम से कम शब्द हैं, लेकिन अगर आप पेपर में लिखेंगे तो क्रिस्पी बातें जिसमें से मार्क्स कटते नहीं है, ऐसे शब्द हैं ये। अच्छा, इससे आपको क्या पता चलता है? तो कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इन्फो है जो इसमें दी जाती है। क्या इन्फो दी जाती है समझिएगा। इन्फो देनी होती है कि स्पीड ऑफ रेड, ठीक, विज्ञ उल्टा लिख लेते हैं, वॉयलेट की स्पीड, इंडिगो की स्पीड, ठीक है ना, ब्लू की स्पीड, ग्रीन की स्पीड, येलो की स्पीड, ऑरेंज की स्पीड। ये रिलेशन है। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि रेड की स्पीड सबसे ज्यादा किसी भी मीडियम में होती है। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, किसी भी मीडियम में रेड की स्पीड ज्यादा होती और वॉयलेट की सबसे कम होती। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रेड का सबसे कम होगा और तुम पाओगे कि वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा। भाई जिसकी स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तुम इसमें ऐसा भी कह सकते हो कि वॉयलेट बेंड्स द मोस्ट एंड रेड बेंड्स द लीस्ट। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके पास व्हाइट लाइट आ रही है और आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ओब्लिक इंसिडेंस करा रहे हो तो स्पीड में चेंज अलग अलग आएगा, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो रेड अलग अमाउंट से मुड़ेगी, ऑरेंज अलग अमाउंट से मुड़ेगा, येलो अलग अमाउंट से मुड़ेगा, ग्रीन अलग अमाउंट से मुड़ेगा, ब्लू अलग अमाउंट से मुड़ेगा, इंडिगो अलग अमाउंट से मुड़ेगा और वॉयलेट अलग अमाउंट से मुड़ेगा। सबके सब अलग अलग एंगल्स से डेविएट होंगे तो सब अलग अलग दिखाई देंगे, डिस्पर्जन कहलाने लग जाएगा। अच्छा, ऐसा है? जवाब है हाँ। चेक करते हैं भैया क्या सीन है। तो आप एक प्रिज्म बना लीजिए तो आपको फील आएगा। प्रिज्म बनाने के बाद इसमें एक व्हाइट लाइट डाल दीजिए। अब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इस बार ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, याद करिएगा। पिछले लेक्चर जाइएगा देखने तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये मोनोक्रोमैटिक ही लिख कर किया था, लेकिन इस बार ये मोनोक्रोमैटिक ना बोलकर मैं आपको व्हाइट लाइट बोल रहा हूं, यानी इस बार सातों कलर्स हैं। और जब ये सातों कलर्स हैं तो आप कहोगे कि इस लाइट को तो इस लाइन पे जाना चाहिए था, पर ये लाइन जाएगी नहीं, रेड अलग हो जाएगी। ठीक, ऑरेंज अलग हो जाएगी।
येलो अलग हो जाएगी, ठीक। ग्रीन अलग हो जाएगी, ठीक। ये ब्लू है, ब्लू अलग हो जाएगा। फिर ये इंडिगो है, इंडिगो अलग हो जाएगा। अब वॉयलेट कहीं है, तो वॉयलेट मेरे पास है नहीं, तो मुझे कहीं से वॉयलेट चुरा लेना चाहिए। कैसे चुराएं इस वॉयलेट को? यहाँ चुरा लेते हैं वॉयलेट को। चलो, ये रहा हमारा वॉयलेट जो दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा दिखना चाहिए। ये रहा हमारा वॉयलेट जो कम कम दिखाई दे रहा है क्योंकि डार्क पीछे बैकग्राउंड है इस वजह से। और फिर से वही कहानी कि रेड जो है वो मुड़ जाएगा आगे की तरफ, कम मुड़ेगा। आप देखेंगे ऑरेंज पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुड़ गया है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो येलो है और ज़्यादा मुड़ गया है। ग्रीन का डेविएशन आपको और ज़्यादा दिखाई देगा, ब्लू का डेविएशन इवन मोर दिखाई देगा, इंडिगो और बेचारा मुड़ गया होगा, और वॉयलेट में तो बैंड बजाती होगी। इस तरह से। और अगर आप सामने एक स्क्रीन रख दें इस तरह से, तो आपको स्क्रीन पर 7 कलर्स दिखाई देंगे विद ग्योर। नीचे से ऊपर है विद ग्योर, ऊपर से नीचे नहीं। और ये जो फिनोमेना आपके सामने आया स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का, ये कहलाया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप देखिएगा कि इस सरफेस पे कोई डिस्पर्जन नहीं है। क्या बात कर रहे हो, फैल तो गए? अबे फैले नहीं, यहाँ पहले ही अलग अलग आ रहे हैं और बाद में भी अलग अलग हुए हैं। उनके बीच का एंगल बढ़ गया वो अलग बात है, पर फैलाया इस सरफेस पे नहीं है, पहले से अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर डिस्पर्जन हो रहा है क्योंकि पहले व्हाइट लाइट आ रही थी और अब 7 अलग अलग कलर्स हो गए, तो यहाँ पे साहब डिस्पर्जन है और यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं है। समझे ना? डिस्पर्जन बेसिकली व्हाइट लाइट का अपने में टूटना है। टूटी हुई लाइट आ रही है, अब क्या तोड़ोगे उसे? समझे? तो इसलिए पूछा जाता है कि इन दो सरफेस में दोनों में डिस्पर्जन हो रहा है कि किसी एक में हो रहा है? भैया पहले हो रहा है बाद में नहीं हो रहा। अच्छा, ये डिस्पर्जन है? जवाब है हाँ, ये डिस्पर्जन है। क्या बात। जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें बेंडिंग भी ज्यादा, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग, इस वजह से सब में बेंडिंग है अलग अलग, और बेंडिंग है अलग तो सब हो जाते हैं अलग अलग। सारी दुनिया अलग अलग, सब पृथक हो गए। अच्छा, और यही काम बन गया डिस्पर्जन का। ये डिस्पर्जन का फिनोमेना है। ये छोटी सी मैंने थ्योरी लिखी है, इतना पेपर में लिख कर आओगे तो मानकर चलना कि चवन्नी नहीं कटेगी, और डायग्राम ऐसा बनाओगे तो समझ के देखना कि नंबर मिल लेते हैं, कोई काटेगा ही नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्पर्जन, और इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। इससे ज्यादा जब करना होगा तो हम खुद कराएंगे, आपको अपने आप से कुछ नहीं करना, बस हमें देखिए हम क्या करा रहे हैं, जितना करा रहे हैं उतना करो, बस एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा साहब, क्या करें? बस नमस्ते करें, टाटा बाय बाय। आज का एजेंडा था कि हम PIR प्रिज्म में करेंगे और डिस्पर्जन करेंगे, जो हमने अच्छी तरह निपटाया, काम को कर लिया खत्म। इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको 10th ICSE बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? साउथ सिटी PCMB पर। यहाँ क्या चल रहा है? PCMB के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज चल रहे हैं। पूरे साल का कोर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ साउथ सिटी PCMB पर। रिवीजन के टाइम में एग्जॉस्टिव कोर्स कवरेज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे आपके साथ। अगले लेक्चर में मिलेंगे ऑप्टिक्स के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।